नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे लिए तो ये बड़े दिलचस्प सीन हैं जो मैं देख रहा हूं नागपुर में, दिल्ली में और दिल्ली में भी, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। नागपुर में एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और अनिल परब और कुछ दूसरे लोगों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। वहां पर विधानसभा का एक संक्षिप्त सा सत्र चल रहा है और विधानसभा में ही जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें जाकर के फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए चित्र मीडिया में आए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं। दोनों के बीच में करीब 15 से 20 मिनट के बीच में बातचीत हुई है। सद्भावनापूर्ण एक मुलाकात, एक शिष्टाचार मुलाकात इसको नाम दिया गया है। अब क्यों मिले हैं, ये जो तल्खियां थी चुनाव की, उनको कम करने का ही हेतु था या इसके पीछे कोई और मकसद है, मंशा है? क्योंकि इन विधानसभा चुनाव में सबको जमीन पर ला दिया है। तो एक घटना तो नागपुर में घटी। दूसरी घटना आज हमने पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में देखने को मिली। शरद पवार महाराष्ट्र के दो अनार उत्पादक किसानों को लेकर के और अनार की पेटी लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंच गए। ये पीएम ऑफिस में मुलाकात हुई, थोड़ी देर की मुलाकात थी। अब मीडिया में कई तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। ये मीडिया का तो धर्म भी है कि भाई अगर कोई घटना हो रही है और थोड़ी सी वो अप्रत्याशित लगने वाली घटना हो तो फिर तो उसमें वो और मिर्च मसाला और सब छौंक करके अपने हिसाब से जो ख्याली पुलाव जिनको हम कहते हैं वो पकाने में जरा भी देर नहीं लगाते। वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शरद पवार इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलते रहे हों या मिलने के बहाने ना ढूंढते रहे हों। एक बार मुझे याद है पुणे में कोई कार्यक्रम था और उसमें शरद पवार विराजमान थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में। और तब नई नई सरकार बनी, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो भी देवेंद्र फडणवीस भी और अजित पवार भी थे। अजित पवार ने कुछ ही समय पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, एनसीपी तोड़ी थी। फिर भी शरद पवार प्रधानमंत्री के बगलगीर थे वहां पर। तो अभी चुनाव होकर के निपटा है महाराष्ट्र में। हाई लेवल की तल्खियां देखने को मिली हैं। शरद पवार के भी बयान उठा करके देख लीजिए और नाना पटोले से लेकर के कांग्रेस के नेताओं के, उधर उद्धव ठाकरे ने तो सारी सीमाएं, सारे तटबंध तोड़ दिए इस बार गलत बयानी करने में और आरोप तराशी करने में। और वो गद्दार वद्दार तो उनका तभी से चल रहा है जब से वो जून 29 2022 में वो घटना हुई थी। लेकिन इस बार के जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव आए उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सबके नखरे तो ढीले हो गए हैं। उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से जाकर के मिलना, वो भी अपने बेटे के साथ, ये देखने में आप कह सकते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन ये एक बड़ी घटना है। और कोई उनका एक सलाहकार, कोई नया पैदा हुआ है जिसने उनको ये ज्ञान दिया है कि आप मुख्यमंत्री से जाकर के मिलिए, क्योंकि संजय राउत के ज्ञान से तो वो नहीं गए होंगे। संजय राउत का वश चलता तो वो उनको नहीं जाने देते, बल्कि नागपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके उनके जरिए और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर शाब्दिक
आक्रमण करवा देते। लेकिन जो लोगों को भी लगा कि भाई ठीक है, चुनाव खत्म हो गए हैं, जनादेश आ गया है, जनता ने बता दिया है कि वो किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती है। तो जिसको नहीं चाहती है, जिसको विपक्ष में बैठने के लिए जनता का आदेश मिला है, वो अगर थोड़ा-सा आत्ममंथन और आत्मचिंतन करे कि भाई कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या गड़बड़ी हो रही है हमारे स्तर पर, कि अभी 6-7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जिस जनता ने हमको 31 सीटें दे दी 48 में से, जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जब राज्य में सरकार गठन का समय आया, तो वो हमसे दूर चली गई और जिनको केवल लोकसभा की 17 सीटें दी थी, उनको फुल मेजॉरिटी, और फुल मेजॉरिटी भी नहीं, उससे भी कहीं अधिक सीटें देकर के एक मजबूत सरकार का गठन किया गया। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए भी, शरद पवार के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी ये आत्ममंथन का समय है कि जो 2.5 साल का इनका कार्यकाल था उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार का, उसमें कौन-कौन सी महान मूर्खताएं इन्होंने की हैं, कौन-कौन सी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से महाराष्ट्र की जनता आज तक भी इनको सत्ता के दरवाजे पर फटकने नहीं दे रही है। वो विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है। पर जो ये दूसरी घटना हुई है, यानी शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाना, जब मुलाकात के बाद बाहर आए और मीडिया ने उनसे पूछा कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, तो हमेशा की तरह शरद पवार के बारे में एक ये बड़ा मशहूर है कि वो जो कहते हैं वो होता नहीं है या करते नहीं हैं, और जो कहते नहीं हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो बंद दरवाजों के पीछे प्रधानमंत्री से इनकी क्या-क्या बातें हुई हैं, ये तो शायद बाद में चीजें निकल करके आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कभी ये चीजें बताने वाले हैं नहीं। इनके यानी शरद पवार के निकट सूत्र कोई बता दे तो बता दे मीडिया को कि भाई क्या बात हुई थी और किस लिए शरद पवार एक्चुअल में वहां गए थे। लेकिन जो एक सामान्य बुद्धि हमारी कहती है, जितना हम राजनीति को जानते समझते हैं, तो अभी शरद पवार का 85वां जन्मदिन था और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, ये सब सिल्वर ओक गए और शरद पवार को बधाई दी, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद खास तौर से जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि वहाँ के मीडिया में किस तरह की बातें चल रही थी, और कोई गुप्त मीटिंग हुई थी जिसमें अजित पवार भी थे और शरद पवार की तरफ से भी कुछ लोग थे, पाटिल वगैरह थे, और उस मुलाकात में कुछ चीजें रखी गई हैं, कुछ चीजें शायद तय होने की दिशा में बढ़ रही हैं। अब कई तरह की चर्चा ये भी है कि शरद पवार एक ऐसे जीव हैं, ऐसे नेता हैं जो बिना सत्ता के ऐसे हो जाते हैं जैसे जल बिन मछली, तड़पने लगते हैं। और बहुतों का तो आज भी यही मानना है कि ये जो एनसीपी टूटी थी और अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, वो भी कहीं ना कहीं शरद पवार की सहमति से हुआ था। वैसे उस समय सहमति से हुआ या नहीं हुआ है, उसको हम छोड़ भी दें, तो अजित पवार ने अलग अलग अवसरों पर जो खुलासे किए कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच में भी और 2019 के बाद भी, यानी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शरद पवार ने समय समय पर हमें, उन समेत 2-3 नेताओं को अधिकृत किया था कि आप जाइए भारतीय जनता पार्टी से बात करिए मतलब सौदेबाजी करिए,
कौन कौन से पद वो हमें दे सकती है, सत्ता में कितनी पावर शेयर कर सकती है। और जाहिर है अपनी बेटी की चिंता उनको पहले रहती है। तो केंद्र में मेरी बेटी को एक सम्मानजनक स्थान और पोर्टफोलियो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उस पर चर्चा करिए। और अजित पवार ने कहा कि कम से कम 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि जब हम सहमति के बिंदुओं पर पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि सुप्रिया सुले का मामला नहीं बन रहा था ऊपर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे, इसलिए वो हर बार बात बिगड़ जाती थी, अधूरी रह जाती थी और शरद पवार बैक कर जाते थे, क्योंकि वो राज्य तक समझौता सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो केंद्र में पहले अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा कैबिनेट में पोर्टफोलियो चाहते थे, जो नहीं हो रहा था और शायद अभी भी नहीं हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शरद पवार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और इनके 85वें जन्मदिन पर अगर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और कुछ दूसरे नेता पहुंचे, हालांकि ये घर का मामला है और अजित पवार कोई पहली बार ऐसे मौकों पर नहीं गए हैं, वो हमेशा जाते हैं। एक कर्टसी होती है, एक पारिवारिक एक माहौल होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बारामती में जो कुछ हुआ, यानी सुप्रिया सुले के खिलाफ जिस तरीके से अजित पवार ने अपनी पत्नी को खड़ा किया और सुप्रिया सुले 1.5 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से जीत भी गई। उसके बाद अजित पवार के कुछ बयान भी आए थे कि ये जो राजनीति है घर में नहीं घुसनी चाहिए थी, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे पछतावा है कि अपनी बहन के खिलाफ मैंने अपनी पत्नी को चुनाव में मैदान में उतारा। पर वो चलिए, जो हुआ सो हुआ, सैम पित्रोदा वाली बात। पर अभी जो इनकी मुलाकात हुई, आशीर्वाद लिया उनके जन्मदिन पर, उनको बधाई दी और उसके बाद कोई गुप्त मीटिंग हुई, ये क्यों हुई? क्या जो महाराष्ट्र के मीडिया में भी बात चल रही है एक फरीक में कि शरद पवार चाहते हैं कि साहब फिर से संभावना तलाश की जाए, क्योंकि अगले 5 साल ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार हिलने वाली है और ना अब महाराष्ट्र में इनके लिए कोई ऑप्शन बचा है कि ये सत्ता का स्वाद लें या मलाई चखें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो इनके अपने मोहरे होते हैं उनको फिट किया है, उनको भेजा है, दूतों को भेजा है और अब खुद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, ये संभावना तलाश करने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड कैसा है, यानी उनकी तरफ से कोई इच्छा है या नहीं है इनको साथ जोड़ने की। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में तो उनको जरूरत नहीं है इस समय, वहां तो ऑलरेडी 235 एमएलए उनके पास हैं 288 के सदन में। हाँ, एक संभावना ये हो सकती है कि केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अकेले 240 एमपी हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और कुछ छोटे दल उनके सहारे, जिनमें चिराग पासवान से लेकर के कई दूसरे दल हैं, उनके सहारे अब उनको 5 साल पूरे करने हैं। तो ऐसे में चर्चाएं तो कई थी। चर्चाएं तो यहां तक थी कि शरद पवार के जितने एमएलए आए हैं चुन करके, वो भी देवेंद्र फडणवीस खेमे के संपर्क में थे और उद्धव ठाकरे के जो 20 एमएलए चुन करके आए हैं उनमें से कम 4 एमएलए तो कंफर्म है कि वो संपर्क में थे, जिनको ये कहा गया कि भाई पहले आप 14 हो जाइए, यानी 2/3 तो कम से कम हो जाइए कि जब आप टूटना चाहें तो आपकी सदस्यता ना जाए और तब हम आपकी मदद कर पाए। ये सब घटनाक्रम इस बीच हो रहा है कि किसी दल को तोड़ने की अब इनको जरूरत नहीं है, पर चूंकि सत्ता चाहिए लोगों को, इसलिए वो संभावना तलाश करते रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार अब फाइनली मन बना रहे हैं कि बहुत हो गया ये इंडी इंडी और बहुत हो गया सेकुलर सेकुलर और सारे घोड़े दौड़ा करके देख लिए,
सज्जाद नोमानी से फतवा दिलवा करके वोट जिहाद की अपील करवा करके भी देख लिया। नतीजा क्या निकला? ठन ठन गोपाल। महाराष्ट्र में क्या हुआ? कहां जनता ने इनको उठा करके रसातल में उतार दिया, पाताल लोक में उतार दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार अब कोई संभावना तलाश कर रहे हैं कि अगर बेटी का तिलक हो जाए ऊपर, वहां कैबिनेट की बर्थ कोई मिल जाए, तो फिर मैं भले ही अकेला इंडी अलायंस में बैठ करके उनके साथ ये कहता हुआ मिलूं कि भाई सब मुझे छोड़ गए, मैं क्या करूं, मैं बचा हूं, और बाकी सबको जो है अपना हिल्ले पे लगाएं। केंद्र में बेटी को और राज्य में कुछ और अगर संभावना हो तो वहां। हालांकि शरद पवार जानते हैं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भी मंत्री बनाए हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि एनसीपी कोटे के भी और शिंदे कोटे के भी, वो ठोक बजा करके ऐसे लोगों को शपथ दिलवाई है जिन पर कोई बड़ा दाग ना हो या जो नाकारा ना हो या जिन पर किसी भी तरह के लांछन ना हो। पिछली सरकार में जो कुछ चेहरे थे ऐसे, उनको इस बार शपथ लेने का अवसर ही नहीं दिया गया। तो पता नहीं सच क्या है। राजनीति में आप केवल संभावनाओं पर बात कर सकते हैं कि क्या बात हुई होगी, पर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की डिफीट इनको मिली है और जिस सदमे में ये हैं आजकल, उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का मूड ही देखने के लिए गए हों या कुछ मैसेज दे आए हों हल्के से, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हों या शरद पवार हो, इनको प्रधानमंत्री के कान में कुछ फुसफुसा करके कहने की आदत तो रही है। और कुछ हो ना हो, पहले भी शरद पवार हर 6-8 महीने में प्रधानमंत्री से मिल लेते थे और वो चीजें मीडिया में जारी करवा देते थे ताकि रिलीवेंसी बनी रहे, प्रासंगिकता बनी रहे और एक ठसक भी बनी रहे कि देखो भाई, जब चाहते हैं तब प्रधानमंत्री इनको बुला लेते हैं और ये मुलाकात कर लेते हैं। तो राजनीति एक्चुअल में इसी का खेल है। चर्चाओं में बने रहो, प्रासंगिक बने रहो, मीडिया को कयास लगाते रहने दो और सुर्खियों में रहो। सुर्खियों में रहोगे, चर्चा में रहोगे तो संभावना भी बनी रहेगी, वरना लोग भूल जाएंगे और चर्चा ही करना छोड़ देंगे। तो दो सीन तो ये मैंने आपको बताए, एक नागपुर में और एक संसद भवन में प्रधानमंत्री ऑफिस में। एक और सीन आज सुबह से हम देख रहे हैं टीवी के पर्दों पर, भाई और बहन राहुल और प्रियंका अंबेडकर जी के प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन परिसर में। बेशर्मी का ऐसा नग्न नृत्य हमने देखा नहीं है भारतीय राजनीति में। ये नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और ये प्ले कार्ड लेकर के रोजाना पार्लियामेंट परिसर में बाहर प्रदर्शन करते हैं। आज तक हमने किसी नेता प्रतिपक्ष को ये कृत्य करते हुए देखा नहीं। और किस बात पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये इनकी बौखलाहट का चरम है, इनकी कुंठा का ये प्रमाण है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और अब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से इनके कपड़े उतारे हैं, इनको संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाला एक तरीके से साबित किया है, सिद्ध किया है। और जिस तरह उन्होंने अंबेडकर को अपमानित करके कैबिनेट से बाहर निकालने का जवाहरलाल नेहरू का वो पूरा प्रकरण देश के सामने लाए हैं वो। और उस पूरे भाषण में से एक जगह जहां वो कहते हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर,
चिल्लाते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के साथ इन्होंने क्या किया है और अंबेडकर जी को हमने किस तरीके से सम्मान दिया है, वो पूरा प्रकरण उन्होंने जब बताया, तो वो पूरा प्रकरण और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो तो निकाल दिया। और बस उतना पोर्शन जिसमें वो कह रहे हैं कि अंबेडकर, 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 अंबेडकर आजकल ये चिल्ला रहे हैं, उतना पोर्शन काट करके सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। तो इससे ज्यादा बौखलाहट, इससे ज्यादा झूठ, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है कि आप इतने निचले स्तर पर उतर आए कि देश के गृह मंत्री का पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए भाषण का भी एक छोटा सा अंश काट करके उसको वायरल करें और कहें कि देखो इन्होंने अंबेडकर का अपमान कर दिया, और फिर प्ले कार्ड लेकर के पार्लियामेंट भवन के बाहरी हिस्से में आप डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए भी पहुंच जाएं। ये देश की जनता के लिए फिर से सोचने का मौका दे रहे हैं और बार-बार ऐसे मौके दे रहे हैं कि झूठ की बिसात पर बिछाई गई ये बाजी बार-बार हार रहे हैं, इसके बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।